जहां मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स का मानना था कि ईयर एंड तक डॉलर 90 रुपीज टच नहीं करेगा, वहां दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही यूएसडी आईएनआर 90 के ऊपर चला गया। For the first time ever, it has crossed 90 against the US dollar, 90. It's an all-time low for the Indian currency. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉलर इंडेक्स 2025 में मोर देन 9% गिर चुका है, फिर भी इंडियन रुपी वीक हो रहा है। इसके बाद जो होना था वही हो रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिकल ब्लेम गेम, इकोनॉमी डेड, इंडिया फिनिश्ड, करेंसी कोलैप्स। पर सवाल यह है, क्या आप नैरेटिव सुनोगे या फिर फैक्ट्स, नंबर्स और डेटा के बेसिस पर खुद डिसीजन लोगे? अगर आप पूरी स्टोरी समझना चाहते हो बिना नॉइज के, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू insights.market। मैं हूं सूरज कुमार शर्मा, CFA लेवल 3 क्लियर्ड और एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि INR इतना गिर क्यों रहा है, RBI का एक्चुअल स्टांस और रिसेंट MPC मीटिंग का आउटकम क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड कैपिटल फ्लोज क्या कह रहे हैं, कौन से सेक्टर्स फायदे में हैं और कौन से नुकसान में, इंडिविजुअल लेवल पे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए नो पैनिक, सिर्फ फैक्ट्स एंड एनालिसिस। पहले स्ट्रेट अवे फैक्ट्स देखते हैं। 2025 के स्टार्ट में 1 USD 86 रुपीज था और आज 90 रुपीज प्लस, मतलब लगभग 5% डेप्रिसिएशन सिर्फ एक साल के अंदर, एंड ईयर खत्म भी नहीं हुआ है। और ये सब तब हो रहा है जब जीडीपी ग्रोथ 8% प्लस है, इन्फ्लेशन नियर जीरो के पास है, कंज्यूमर डिमांड इंप्रूव हो रही है और डॉलर ग्लोबली ऑलमोस्ट 9% वीक हो चुका है। नॉर्मली इस एनवायरनमेंट में रुपी तो स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? फिर गिर क्यों रहा है? इसका कोर रीजन समझाते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा कहते हैं इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। मतलब सिंपल शब्दों में इंडिया की इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरली यूएस से ज्यादा रहती है, इसलिए लॉन्ग टर्म में रुपी का धीरे धीरे डिप्रिशिएट होना नेचुरल है। हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि आईएनआर डिप्रिसिएशन 4 से 5% पर ईयर होता ही है, और संजय मल्होत्रा जी के अंडर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट भी देखने को मिला है। आरबीआई अब एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस के थ्रू एडजस्ट होने दे रही है, सिर्फ एक्सेस वॉलेटिलिटी पर ही इंटरवीन करती है, किसी फिक्स लेवल को डिफेंड नहीं करती। इसी अप्रोच को IMF ने भी पब्लिकली अप्रिशिएट किया है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के लिए सस्टेनेबल और रियलिस्टिक होता है। तो शॉर्ट टर्म में पेन है, जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी को मैसिव बूस्ट मिला है। इसलिए ये क्राइसिस नहीं, ये एक इकोनॉमिक एडजस्टमेंट है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट समझिए। आरबीआई ने 5 दिसंबर यानी आज, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपनी MPC मीटिंग के बाद 25 बेसिस पॉइंट्स का रेपो रेट कट अनाउंस किया है। रेपो रेट अब 5.5% से घटकर 5.25% हो गया है। इसी के साथ 2025 में टोटल 125 बेसिस पॉइंट्स रेट कट हुआ। आरबीआई ने इस फेज को गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा है, जहां हाई ग्रोथ है और लो इन्फ्लेशन है, जो कि एक रेयर सिनेरियो है। साथ ही आरबीआई ने न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस रिटेन रखा है। गवर्नर मल्होत्रा क्लियरली कहते हैं अभी एकोमोडेटिव स्टांस पर वापस जाना सही नहीं होगा। इन्फ्लेशन आउटलुक की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में CPI 2% प्रोजेक्टेड है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के Q1 में 3.9% और Q2 में 4%। FY26 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7.3%, यानी ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। इसलिए आरबीआई सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन पैनिक नहीं कर रही। अब रुपी वीक होने के पीछे जियोपॉलिटिक्स का इंपैक्ट भी समझते हैं। ट्रम्प बाबा की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी, इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% ड्यूटी, टेक्सटाइल, जेम्स, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स सब इंपैक्टेड, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डील जल्दी फाइनलाइज हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और अक्टूबर में ट्रेड डेफिसिट लगभग $42 बिलियन रिपोर्ट हुआ, जो कि पिछले साल इसी टाइम पीरियड में $26 बिलियन था। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं, एंड यही डेटा में भी देखने को मिला। फेस्टिव सीजन के चलते इंपोर्ट्स लगभग 17% बढ़े, मेनली ड्यू टू गोल्ड एंड सिल्वर। एक्सपोर्ट्स 12% गिरे, लार्जली टैरिफ्स की वजह से। इसी दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 16 से 17 बिलियन इक्विटी सेल की। ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर रुपी को बनाया एशिया का वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। अब सवाल यह है कि क्या ₹90 सस्टेन होगा?
मोस्ट एनालिस्ट का मानना है कि नियर टर्म रेंज 88 से 92 रह सकती है। शार्प रिकवरी फिलहाल डिफिकल्ट है। एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि रुपी और वीक हो, लेकिन क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स चीपर होते हैं, टैरिफ शॉक का इंपैक्ट कुशन होता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ इंपोर्टर्स चाहते हैं कि रुपी स्ट्रांग हो एंड 70-80 के लेवल्स तक रहे, क्योंकि उससे इंपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो आप किसकी साइड में हो? कमेंट्स में जरूर बताओ। अब सेक्टर इंपैक्ट की बात करें तो आईटी सर्विसेज जो मेजरली अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, यानी डॉलर में रेवेन्यू एंड रुपी में कॉस्ट जनरेट करती है, उसे काफी फायदा हो सकता है, जो कि हमें निफ्टी आईटी इंडेक्स के रिसेंट अपमूव में देखने को भी मिला है। साथ ही फार्मा एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल्स एंड इंजीनियरिंग और रेमिटेंस ड्रिवन सेगमेंट्स में भी हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑयल एंड एनर्जी, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, यूएसडी डिनोमिनेटेड डेट कंपनीज में हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आईएनआर के गिरने से। तो जरा करेंसी मूवमेंट्स एंड इन सेक्टर्स पर नजर बनाए रखें। फाइनली एक बड़ा सवाल, रुपी के गिरने से हम पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो समझिए, अगर आप फॉरेन ट्रैवल या अब्रॉड स्टडीज प्लान कर रहे हो तो ट्यूशन कॉस्ट बढ़ेंगे, लिविंग एक्सपेंसेस भी ऊपर जाएंगे, इसलिए अच्छी प्लानिंग जरूरी है। साथ ही इंडिया लार्ज क्वांटिटी में ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट बिल्स राइज होने का रिस्क रहता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट फ्यूल और डेली गुड्स पर भी आ सकता है। इन शॉर्ट, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऑलरेडी बाहर काम कर रहे हो एंड इंडिया आके करेंसी कन्वर्ट कराते हो, तो आपको कन्वर्जन के बाद आईएनआर टर्म्स में फायदा देखने को मिल सकता है। तो रुपी एट 90 शॉकिंग लग सकता है, पर शॉक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में फर्क होता है। नैरेटिव शोर मचाते हैं, फैक्ट्स क्लैरिटी देते हैं, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलवेज फैक्ट्स सुनते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, और अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो वो भी। अगर आपको ऐसे नो नॉइज एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट भी जरूर कर देना। मैं हूं सूरज एंड दिस वाज इनसाइड्स डॉट मार्केट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।